मेरे प्यारे बच्चों, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे नार्मी यूट्यूब चैनल में। आज मैं आप लोगों को राउट्स लॉ के बारे में पढ़ाऊंगा और बच्चों बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो आइए डिस्कस करते हैं राउट्स लॉ। राउट्स लॉ इज एप्लीकेबल फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन। इट इज applicable for dilute solution. According to this law states that ये लॉ हमें बताता है for a solution of volatile liquids, the partial pressure of each component for the partial pressure of each component of the solution is directly proportional to its mole fraction present in the solution. बच्चों देखा आप लोगों ने कि राउट्स लॉ और हेनरी लॉ दोनों की डेफिनेशन सेम है, सिवाय इसके उसमें एक कंपोनेंट गैस था और यहां पर दोनों कंपोनेंट्स क्या है मेरा वोलाटाइल लिक्विड्स। तो यही हेनरी लॉ और राउट्स लॉ में डिफरेंस है। राउट्स लॉ दो वोलाटाइल लिक्विड्स के बारे में या एक वोलाटाइल लिक्विड एक नॉन वोलाटाइल लिक्विड्स या नॉन वोलाटाइल इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट के बारे में बताता है, जबकि हेनरी लॉ में एक कंपोनेंट गैस होता है। ध्यान से समझेंगे। द पार्शियल प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट ऑफ द सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन। ऐसा ही हमने हेनरी लॉ में भी देखा था। फॉर एग्जांपल, सपोज टू volatile liquids, 1 and 2, partial pressure of P1 directly proportional to chi1। हम जानते हैं बच्चा, जैसे ही हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हटाते हैं कोई ना कोई कांस्टेंट आता है, यहां भी एक कांस्टेंट आया P1 नॉट chi where P1 is equal to partial pressure of the component 1, P1 naught is the vapor pressure of pure component 1। chi1 is equal to mole fraction of component 1. Similarly,
Similarly, for component 2, P2 is equal to P2 naught is equal to chi2, where P2 naught is equal to vapor pressure of pure component 2 at the same temperature. तो देखा बच्चों आपने कि दोनों कंपोनेंट 1 और 2 दोनों का हमने डिफाइन किया कि उनका जो पार्शियल प्रेशर है वो उनके मोल प्रेशर के उनके मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है, और जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हटता है तो कोई ना कोई कांस्टेंट आता है। यहाँ पे कांस्टेंट हमारे पास आया P2 नॉट, और P2 नॉट क्या है? ये वेपर प्रेशर है प्योर कंपोनेंट का उसी टेम्परेचर पर। सिमिलरली P1 नॉट भी एक वेपर प्रेशर है प्योर कंपोनेंट ऑफ कंपोनेंट 1 एट द सेम टेम्परेचर पर। अब अकॉर्डिंग टू Dalton's law of partial pressure, गैसेस लॉ में डाल्टन्स ने एक लॉ दिया कि जितने भी पार्शियल प्रेशर हैं उन सब का सम टोटल प्रेशर के बराबर होता है। क्योंकि यहां पर हमारे पास दो ही कंपोनेंट हैं, इसलिए हम लिख सकते हैं P टोटल इज इक्वल टू P1 प्लस P2। P1 और P2 अभी मैंने बताया कि पार्शियल प्रेशर है। अब इन पार्शियल प्रेशर की वैल्यू हम राउल्स लॉ से इसमें फिर सेट करते हैं। P1 के लिए P1 नॉट chi1 प्लस P2 नॉट chi2। we know that मैंने अपने पिछले लेक्चर में आप लोगों को ये बताया भी था chi1 प्लस chi2 इज इक्वल टू 1। सो chi1 इज इक्वल टू 1 माइनस chi2। इस वैल्यू को उठाकर हम यहाँ chi1 में रखने वाले हैं, जिससे हम सारे के सारे एक फॉर्म में कन्वर्ट कर दें कि सब कंपोनेंट 2 के या कंपोनेंट 1 के इक्वल टोटल प्रेशर को किया जा सकता है। आइए देखते हैं इसको आगे। अगेन P total is equal to P1 naught 1 minus chi2 प्लस P2 नॉट chi2 मल्टीप्लाई कर दें P1 नॉट माइनस P1 नॉट chi2 प्लस P2 नॉट chi2। तो डियर स्टूडेंट्स chi2 दोनों में कॉमन हो गया, P1 नॉट प्लस P2 नॉट माइनस P1 नॉट chi2, ये आ गया P टोटल के बराबर। इस पर देखिएगा कि जो P टोटल है उसको हमने बताया कि उसको हम chi2 के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर हम chi2 की जगह 1 माइनस chi1 रख दें तो पूरा का पूरा इक्वेशन chi1 के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। इस इक्वेशन का यूज हम करेंगे रिलेटिव लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर में आगे। देखिए इसको एक ग्राफ के माध्यम से समझते हैं।
यहां पे chi1 इक्वल टू 1 मैक्सिमम और chi2 इक्वल टू 0, मतलब प्योर सॉल्वेंट है, सॉल्यूट है ही नहीं। यहां देखते हैं chi1 इक्वल टू 0 और chi2 इक्वल टू 1। तो यहां देखते हैं कि हमारे पास केवल सॉल्यूट है, न कि सॉल्वेंट। देखिएगा ये देखिए, ये हमारा P1 P2, ये हमारा P2 टर्म इक्वल टू P1 प्लस P2। ये इक्वेशन से हमें ये पता चल रहा है कि धीरे धीरे chi2 इक्वल टू 1, chi1 इक्वल टू 0, तो हम बढ़ कहाँ रहे हैं chi1 की तरफ जहां ये मैक्सिमम है। इधर chi2 इक्वल टू 1, तो हम बढ़ रहे हैं P2 की तरफ जहां ये मैक्सिमम। और आपने देखा कि दोनों का जो सम है, इनको मिलाने वाली लाइन जो है वो P टोटल को बताती है, P1 नॉट R P1 नॉट PT इक्वल टू P1 प्लस P2। दिस इज अबाउट द राउट्स लॉ फॉर टू वोलाटाइल सॉल्यूशन। अगेन मैं आपको एक और चीज यही बताता हूं, बताइए देखिए, if one component, suppose 2 is non-volatile in nature, then P total is equal to P1 plus P2. Here P2 is equal to 0 because that is the non-volatile, because component 2 is non-volatile. Hence P is equal to P1 is equal to P1 naught chi1, where P1 naught is the special script for the vapor pressure of pure component 1 at the same temperature. Chi1 is the mole fraction. हाँ बच्चों, तो राउट्स लॉ एज ए स्पेशल केस ऑफ हेनरी लॉ में आप लोगों को बताने जा रहा हूं कि राउट लॉ हेनरी लॉ के बराबर कब हो जाता है। वी नो दैट, क्या जानते हैं, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए गैस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू chi2, मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूट, मतलब P इक्वल टू KH chi2। इट इज हेनरी लॉ। Similarly, P2 is equal to P1 naught, P2 naught is equal to chi2. It is called Raoult's law. ध्यान से देखिए बच्चों, यहां भी पार्शियल प्रेशर ऑफ द सेकंड कंपोनेंट एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ द सेकंड कंपोनेंट दोनों ही डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हैं मोल फ्रैक्शन ऑफ द कंपोनेंट 2। इफ KH इक्वल टू P2 नॉट, then KH is equal to P2 naught, then Raoult's law becomes Henry law. If component 2
कंपोनेंट 2 should be a gas. It is राउल्स लॉ, हेनरी लॉ के बराबर हो जाएगा अगर हमारा कंपोनेंट 2 एक गैस का काम करने लगे, जबकि यही काम राउल्स लॉ में वोलाटाइल लिक्विड की तरह बिहेव करता है। तो आई थिंक यू कैन इजीली अंडरस्टैंड इफ वन कंपोनेंट इज गैस दैट द पार्शियल प्रेशर directly proportional to chi2 is called Henry law, or if P2 is a volatile liquid then chi2 is a chi2 directly proportional to chi2 और it is called Raoult's law। और ये Raoult's law और Henry law कब इक्वल हो जाते हैं? अगर Raoult's law में कंपोनेंट P2 गैस स्टेट में पहुंच जाए तब। तो दिस इज अबाउट द Raoult's law एज ए स्पेशल केस ऑफ Henry law। नेक्स्ट स्टूडेंट हम लोग बात करेंगे another properties of the solution। it is called colligative property। it is called colligative property। colligative property क्या प्रॉपर्टी है बेटा? colligative प्रॉपर्टी, अगर हम कोई सॉल्वेंट लें, वोलाटाइल सॉल्वेंट जो कम अमाउंट में हो, और एक दूसरे वेसल में वही कंपोनेंट ज्यादा अमाउंट में लें, तो आप देखेंगे कि जो कम अमाउंट में है उसका वेपर प्रेशर जल्दी बनेगा, उसका बॉइलिंग पॉइंट के लिए कम अमाउंट ऑफ हीट लगेगी, जबकि दूसरे वाले के केस में उसका वेपर प्रेशर ज्यादा बनेगा और उसका बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ने के लिए ज्यादा अमाउंट में हीट की जरूरत पड़ेगी। तो ऐसी बहुत सारी सॉल्यूशन की प्रॉपर्टी है जो सॉल्यूट के नंबर्स पे डिपेंड करती हैं, सॉल्यूट के कंसंट्रेशन पे डिपेंड करती है। ऐसी प्रॉपर्टी को नाम दिया गया कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। आइए इसको शब्दों में लिखकर समझते हैं। These properties depend on these properties depend on the number of solute particles। These properties depends on the number of solute particles। इससे कोई लेना देना नहीं है कि उसका नेचर कैसा है, मतलब irrespective to the nature of solute particles। सॉल्यूट पार्टिकल्स का चाहे जो नेचर हो, इससे उसको कोई लेना देना नहीं है। इसका सीधा सा संबंध किससे है कि उसके नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स कितने हैं, एंड दे आर four types of they are four types। number 1, relative lowering of vapor pressure। relative lowering of vapor pressure। elevation of boiling point। elevation of boiling point। depression of freezing point। और लास्ट है ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर
ये चार प्रॉपर्टी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कहलाती हैं। ये इस बात पर डिपेंड करती हैं कि नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स कितने हैं। इट मीन्स दैट कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स पर ये डिपेंड करता है। ये प्रॉपर्टी हमें बताती हैं कि सॉल्यूशन का जो डिफरेंट टाइप की क्वालिटी है सॉल्यूशन की, जैसे कि वेपर प्रेशर में कैसे कमी आएगी। सपोज कीजिए एक हमारे पास सॉल्वेंट है, हमारे पास सॉल्वेंट है, इसमें अगर नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट हमने डाल दिया, नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट हमने डाल दिया, तो इसके वेपर प्रेशर में कमी आने लगती है। इसी कमी को बोलते हैं रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, जिसके कारण इस लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है और फ्रीजिंग पॉइंट घट जाता है। ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन मेंटेन करने के लिए ऑस्मोटिक प्रेशर की जरूरत पड़ती है। तो हम एक एक करके कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की स्टडी करते हैं। तो आइए नंबर 1 रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर हम शुरू करते हैं। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। सबसे पहले रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर में पढ़ने से पहले आप लोग एक बात जानिए कि अकॉर्डिंग टू राउट लॉ वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट इन ए सॉल्यूशन is always less than that of the pure solvent. Vapor pressure of a pure solvent is greater than the vapor pressure of the solution. Again we are saying, इस लाइन को जरा ध्यान से आप सभी लोग समझेंगे कि वेपर प्रेशर ऑफ ए सॉल्वेंट इन सॉल्यूशन इज लेस देन दैट ऑफ द प्योर सॉल्वेंट। इस लाइन को याद कर लीजिए बच्चों, यही लाइन हम इसमें अप्लाई करने वाले हैं कि सॉल्यूशन में जो वेपर प्रेशर होता है और जो प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर होता है, तो प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर हमेशा ज्यादा होता है वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इन सॉल्यूशन से। इट मींस दैट जब भी हम लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर की बात करते हैं तो हमें ये पता होना चाहिए कि किसका वेपर प्रेशर ज्यादा है और किसका वेपर प्रेशर कम। तो सॉल्यूशन में जो सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर होता है वो हमेशा कम होता है और प्योर सॉल्वेंट का जो वेपर प्रेशर होता है वो हमेशा ज्यादा होता है। आइए इस बात को लिख के समझते हैं। We know that the vapor pressure of a solvent in a solution is always less than that of pure solvent। अकॉर्डिंग टू ये बात हमको बताई किसने, राउट्स लॉ ने। तो आइए यहां समझते हैं। अकॉर्डिंग टू राउट्स लॉ P1 is equal to P1 नॉट इज इक्वल टू chi1। ये है हमारा राउट्स लॉ। अब आप लोगों को पता है कि ये हमारे प्योर सॉल्वेंट में सॉल्यूशन में प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर है। अब इसमें कमी कितनी आ रही है, द रिडक्शन इन द वेपर प्रेशर, the reduction in the vapor pressure of a solvent is given by delta P1
डेल्टा P1 इज इक्वल टू P1 नॉट माइनस P1। ये प्योर स्टेट में है, प्योर स्टेट में वेपर प्रेशर है, और ये सॉल्यूशन के अंदर जो पार्शियल प्रेशर है उसमें है। तो इस दोनों में कितनी कमी आ रही है वो बताया हमारे डेल्टा P1 ने। P1 की वैल्यू उठाकर रख दीजिए, P1 नॉट इज इक्वल टू P1 नॉट Chi1, P1 नॉट कॉमन हो जाएगा 1 माइनस Chi1। हम जानते हैं 1 माइनस Chi1 को क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं हम P1 नॉट Chi2, यहाँ ब्रैकेट में लिख दीजिए 1 माइनस Chi1 इज इक्वल टू Chi2, 1 माइनस Chi1 इज इक्वल टू Chi2। अब P1 को यहाँ ट्रांसफर कर दीजिए, डेल्टा P1 डेल्टा P1 अपॉन P1 नॉट इज इक्वल टू Chi2। इसको हम लिख सकते हैं P1 नॉट माइनस P1 अपॉन P1 नॉट इज इक्वल टू Chi2 को डिफाइन कर दीजिए N2 अपॉन N2 प्लस N1 और W2 बाई M2 अपॉन W2 बाई M2 प्लस Wn अपॉन M1। This term is known as relative lowering of vapor pressure। इस इक्वेशन को और डिफाइन करते हैं P1 नॉट अपॉन P1 नॉट इज इक्वल टू W2 अपॉन L2 M1 अपॉन W1 L2 M2 if solution is dilute, then N2 as a denominator can be neglected। ध्यान दीजिएगा इस बात में बच्चों कि अगर सॉल्यूशन हमारा डाइल्यूट है तो इस N2 को आप निगलेक्ट कर दीजिए, क्योंकि डाइल्यूट सॉल्यूशन में अमाउंट ऑफ सॉल्यूट बहुत कम होता है, जिसको डिवाइड करने से, इन दोनों को जोड़ने से कोई बेनिफिट होगा नहीं। फॉर एग्जांपल अगर मैं 0.00023 को एक सॉल्वेंट में मैं जोड़ने की कोशिश करूं कि 1.57, तो बहुत बड़ी वैल्यू नहीं आएगी, इसलिए हम इसको N2 को निगलेक्ट कर देते हैं, और निगलेक्ट करने के बाद इस इक्वेशन पे हमें न्यूमेरिकल सॉल्व करना रहता है। तो दिस इज अबाउट रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। थैंक यू बेटे।